फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज से मई मंथ का करेंट अफेयर स्टार्ट कर चुका हूँ डेली बेसिस पर। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट डेटा फैक्ट्स होंगे मैं उसमें कवर कर रहा हूँ, और इसके साथ ही पिछले महीने के जो भी, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा हो या फिर पॉलिटी से रिलेटेड डेटा हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड डेटा हो, जो भी करेंट अफेयर से संबंधित मुद्दे हैं, मैं उनको एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपको अप्रैल 2026 का इकोनॉमी सेक्शन का में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, मैं उनको डिस्कस करूँगा। इसमें देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण जो चर्चा में रहे हैं विषय, मैं उनका डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले मैं उस टॉपिक को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और जो इम्पोर्टेंट है उसको अपने वार नोट्स में क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है आपका कृषि में भारत की सुदृढ़ उत्पादन प्रणालियाँ। दूसरा है आपका दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अधिनियम 2026। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग PLI स्कीम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025। ये भी पिछले बीपीएससी के पेपर को अगर आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो इसके जितने भी डेटा होंगे आप लोग कृपया करके उसको नोट करके रिवाइज कर याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में इस तरह के डेटा अक्सर याद नहीं आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के डेटा को बार बार मेमोराइज करने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ सुर्खियाँ रही हैं। उन सुर्खियों में देखा जाए तो सेवा क्षेत्र के निगमित उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, नया आयकर अधिनियम 2025। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्टार्टअप इंडिया फंड्स 2.0। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3, भारत में भूमि असमानता पर वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब की रिपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग। नेक्स्ट विश्व आर्थिक आउटलुक। आगे देखते हैं हम लोग FAO खाद्य मूल्य सूचकांक, खनिज देश इंडिया लिमिटेड। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। यह पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों का विशेष सहायता योजना, प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन योजना, और लास्ट दो बचे हुए हैं जो निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक हस्तक्षेप, और एक लास्ट है राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट योजना। इसमें देखा जाए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ, और उसका मैं सबसे पहले उसी का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं पार्ट 2 के फॉर्म में कवर कर लूँगा। तो ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये जो सुर्खियों में देखा जाए तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, ये सिक्स, ये 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। देखा जाए तो इस इकोनॉमी सेक्शन में टोटल 12 ऐसे टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 12 टॉपिक है, जिसका वार नोट्स हम लोग तैयार करेंगे। आप लोग इस लेक्चर को देखें और इसका डेटा क्या करेंगे, पेपर पर नोट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहला टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या है हम लोग का कि कृषि में भारत की सुदृढ़ उत्पादन प्रणालियाँ, दैट इज इंडियाज रेजिलियंट प्रोडक्शन सिस्टम इन एग्रीकल्चर। ये जो भी फैक्ट हैं ये आपको पूरी तरह दिमाग में सेट कर लेना है। देखा जाए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भारत में वर्ष 2024-25 में 357.73 मिलियन मीट्रिक टन का अभूतपूर्व खाद्यान्न उत्पादन हुआ। तो एक फैक्ट यहाँ से ये हुआ कि भारत में कितना मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है।
तो 357.73 मिलियन मीट्रिक टन, एक पॉइंट ये हुआ आपका, इसको नोट कर लें। अब देखा जाए कि भारत में जो कृषि की क्या स्थिति है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर डेटा के फॉर्म में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं चालू कीमतों पर देखा जाए तो देश के सकल मूल्य वर्धित का लगभग 5वां हिस्सा है। देश के सकल मूल्य वर्धित में ये कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं जो है और देश के लगभग 5वां हिस्सा कवर करता है। भारत के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि भू क्षेत्र है। ये भी एक की पॉइंट हुआ जो आप नोट कीजिएगा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि भू क्षेत्र किसके पास है? भारत के पास है। अब देखा जाए यहाँ पर कि भारत अग्रणी जो है उत्पादक में अग्रणी है किस चीज़ में, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ में। तो यहाँ देखा जाए दलहन, मिलेट्स और चावल में भारत पहला स्थान रखता है। उसके बाद मसाले में भारत पहला स्थान रखता है, सूखे प्याज में भारत पहला स्थान रखता है, नारियल में भारत का स्थान पहला है। तो देखा जाए तो भारत इन चीज़ों में टॉप है, टॉप पोजीशन गेन किए हुए है। जैसे दलहन, मिलेट्स, चावल, मसाला, सूखी प्याज और नारियल। और दूसरा स्थान है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत किस क्षेत्र में? तो गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में, फल और सब्जियों के क्षेत्र में, और उच्च मूल्य वाली नकदी फसलें जैसे गन्ना, कपास, चाय। तो ये गेहूं, फल, सब्जी, गन्ना, कपास, चाय, इन सब में भारत जो है कितना स्थान रखता है? और सेकेंड पोजीशन रखता है। लेकिन इन सब में देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सुदृढ़ उत्पादन प्रणालियों को सहायता देने के लिए उठाए गए कदम, ये कुछ पॉइंट्स हैं। और भारतीय कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ, ये देखा जाए तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए एक बार हम पॉइंट को देख लेते हैं। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ने लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दूसरा है हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, PLI स्कीम। इससे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसके सारे फैक्ट को, सारे डेटा को आप लोग और नोट्स में तैयार कर लेंगे। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम, अभी सुर्खियों में क्यों है इसको देख लेते हैं हम लोग। कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना यानी PLI SFPI के सशक्त प्रदर्शन ने इस योजना को पुनः केंद्र में ला दिया है। इसके तहत संचयी निवेश 9,000 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है, जो कि 7,000 करोड़ रुपए के शुरुआती प्रतिबद्ध निवेश से कहीं अधिक है। अब इस योजना के बारे में हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। यह योजना जो है शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? तो ये 2020 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य क्या था कि जो भी पात्र कंपनियों को उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना। ये 2 पॉइंट अपने वार नोट्स में आप लिखेंगे कि PLI स्कीम की शुरुआत कब हुई? 2020 में। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि जो भी कंपनी इसके लाभ को लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन जो भी पात्र कंपनियां हैं, उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर, उनकी सेलिंग में जो ग्रोथ हो रहा है उसके आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके उनको गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। क्यों? ताकि घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि ये अत्याधुनिक और प्रौद्योगिकी का समावेशन करना, व्यापक स्तर की मितव्ययिता प्राप्त करना, लागत दक्षता सुनिश्चित करना, वैश्विक स्तर पर भारत की समष्टि आर्थिक विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। तो ये एक की पॉइंट ये याद हुआ आपको, ये आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। अब देखा जाए कि यह 14 रणनीतिक क्षेत्रों को शामिल करती है, जिसके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का कुल वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। ये डेटा आपका ये हुआ। यहाँ देखा जाए PLI स्कीम के बारे में 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट हुआ कि इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि
जो भी इसके पात्र की जो कंपनियां हैं, यदि जो भी इसका ये प्रॉफिट लेने वाली जो कंपनियां हैं, जो पात्र कंपनियां हैं, उनको वृद्धि सेल में बिक्री में क्या ग्रोथ हो रहा है, उसके आधार पर उनको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। ये योजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। यह 14 रणनीतिक क्षेत्रकों को शामिल करती है। अक्सर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें हो सकता है कि इसमें 14 की जगह 15 हो या 13 हो, कुछ और दे दें। तो आप लोग को याद रखना है कि कितने क्षेत्रकों को शामिल करती है, तो 14 क्षेत्रकों को शामिल करती है, जिसमें देखा जाए जिसके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया। कितने लाख करोड़? 1.97 लाख करोड़। अब इस योजना का महत्व क्या है, चलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पीएलआई योजना का महत्व क्या है। ऐतिहासिक रूप से भारत का विनिर्माण क्षेत्र सीमित प्रौद्योगिकी अवसंरचना, विखंडित आपूर्ति श्रृंखला और प्रमुख घटकों के लिए आयात पर भारी निर्भरता के कारण बाधित रहा है। इसकी वजह से उत्पादन लागत बढ़ी है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक में कमी आई है। पीएलआई योजना इन संरचनात्मक कमजोरियों को निम्नलिखित माध्यमों से संबोधित करती है कि निवेश को आकर्षित करती है, यह निवेश को आकर्षित करती है, फिर वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एकीकरण करती है। और देखा जाए इसमें कि ये जो की पॉइंट है इसको हम लोग याद रखें कि पीएलआई योजना का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है। तो ये देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुएं और जीवन शैली उद्योग, कोर विनिर्माण और औद्योगिक सामग्री, फिर देखा जाए तो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल। ये क्या, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं पीएलआई योजना का। अब इससे रिलेटेड जो केस स्टडी है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के डेटा को संजोए हुए हैं, इस पर देख लेते हैं हम लोग कि व्यापार संतुलन में व्युत्क्रम। निर्यात में देखा जाए तो 1.5% की औसत वृद्धि दर दर्ज की गई है निर्यात में, जबकि इस अवधि के दौरान आयात में 18.5% की गिरावट आई है। अगर व्यापार संतुलन की बात करें तो इसमें 1.5% की औसत वृद्धि दर दर्ज की गई है, किसमें? एक्सपोर्ट में, जबकि आयात में देखा जाए तो 18.5% की गिरावट। इसका मतलब कि आयात कम हुआ है और निर्यात ज़्यादा हुआ है, तो देखा जाए तो व्यापार घाटे की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट है आयात प्रतिस्थापन। पीएलआई ढांचे के एक मुख्य उद्देश्य के रूप में विदेशी वस्तुओं को घरेलू विकल्पों से प्रतिस्थापित करने में समय से पूर्व महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित हो गई है। मूल्य श्रृंखला एकीकरण। आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग करके उत्पादन क्षमता का विस्तार किया गया। इसमें उच्च मूल्य वाले निर्यातों के निर्माण और संवर्धन का बढ़ावा मिला। निर्माण क्षमता में सफलता बाजार की परिपक्वता की परिचायक है। अब पीएलआई योजना में जो बाधाएं आती है, ये जो भी हैं, जो इसका महत्व हो गया है, जो पीएलआई योजना में जो बाधाएं आ रही, ये सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो इसको आप मेंस के नोट्स में आप इसके तैयार कर लेंगे। हालांकि मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो ये जो भी ये महत्व हो गए, या फिर ये जो बाधाएं हो गए, ये सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो ये सारे फैक्ट को क्या कीजिएगा कि आप लोग एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं कि निष्कर्ष से हो सकता है कि इससे कुछ डेटा मिल जाए हम लोग को। तो पीएलआई योजना आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रमुख औद्योगिक नीतिगत हस्तक्षेपों में से एक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में व्यवधान के वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो पीएलआई योजना और एक जीवंत घरेलू बाजार का लाभ उठाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है। तो यहाँ से जो भी पॉइंट हुए उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2025। पिछली बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है इस रिपोर्ट से, इसलिए इसको आप हाईलाइट कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट इस क्यों सुर्खियों में है, चलिए हम चलते हैं कि क्या कह रहा है ये। हालांकि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि को समाहित करने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस 2025 के निष्कर्ष जारी किए गए। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के रिपोर्ट जारी किए गए, जिसमें श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस 2025 का रिपोर्ट जो है
और जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि को समाहित किए हुए हैं। तो ये रिपोर्ट की क्या विशेषता है, ये रिपोर्ट क्या कहता है? तो ये रिपोर्ट क्या कहता है, हम लोग देखते हैं कि स्थिर श्रम बल सहभागिता दर LFPR और श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR, बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये 3 डेटा, एक हो गया कि स्थिर श्रम बल सहभागिता दर LFPR, श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR और बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसके डेटा को देखते हैं हम लोग कि स्थिर श्रम बल सहभागिता दर क्या है, LFPR क्या है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में LFPR 59.3% देखा गया है। यह 2024 की तुलना में स्थिर बना हुआ है, यानी कि 2024 में जो डेटा था वही डेटा 2025 में भी यहाँ पर आकलित किया गया है। जो कितना LFPR कितना 59.3% ये देखा गया है। इसमें पुरुषों के लिए 79.1% और महिला के लिए 40%, यानी कि ये पॉइंट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि स्थिर श्रम बल सहभागिता दर कितना है, तो 59.3%। इसमें मेल का कितना हुआ और फीमेल का कितना, मेल का आपको है 79.1% और फीमेल का हो गया आपको 40.0%। उसी तरह देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए तो श्रम बल सहभागिता दर कितना है 62.8% और शहरी क्षेत्र के लिए 52.2%। ये पॉइंट को आप वार नोट्स में लिखकर इतनी बार हाईलाइट करें कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तो आपको इस डेटा को देखकर इस बात का रियलाइज हो जाए कि हाँ, इस डेटा को पूरी तरह आप अपने मन में पूरी तरह समायोजित कर चुके हैं। इसलिए इस डेटा को आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि इसी तरह के डेटा और फैक्ट अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये डेटा क्या कर रहा है कि स्थिर श्रम बल सहभागिता दर कितना रखा है 59.3%, जिसमें मेल का है 79.1, फीमेल का 40%, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए देखा जाए तो 62.8% और शहरी क्षेत्रों के लिए 52.2%। अब देखा जाए श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR, ये क्या कहता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में WPR 57.4% अनुमानित है। WPR कितना है 57.4 और श्रम बल सहभागिता दर कितना था 59.3%। अब इसमें भी देखा जाए तो पुरुषों के लिए 76.6% है और महिला के लिए 38.8%, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 61.2% और शहरी क्षेत्र के लिए 49.7%। तो WPR जो है WPR का मतलब हुआ कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये कितना कह रहा है, ये कह रहा है कि 57.4%। अब ये 57.4% तो टोटल हुआ, इसमें मेल का कितना है और फीमेल का कितना है, तो मेल का आपको हो गया 76.6% और फीमेल का 38.8%। वहीं अगर देखा जाए ग्रामीण के लिए 61.2% और शहरी के लिए 49.7%। अब बेरोजगारी दर की बात करते हैं। ये बेरोजगारी दर का जो डेटा है, ये डायरेक्ट एक अपने आप में एक क्वेश्चन है कि भारत में अभी फ़िलहाल 2025 के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी रही है, तो 3.1% बन सकता है। और लेकिन जो अक्सर अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें भी ये पॉइंट डाला जा सकता है, तो इसको भी आप अपने वार नोट्स में लिख लेंगे कि बेरोजगारी दर क्या कहता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में समग्र बेरोजगारी दर कितना 3.1%, जिसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए 3.1% थी, जबकि 2024 के 3.3%, 2024 में 3.3% थी। लेकिन अब जो है इन दोनों पुरुष और महिला दोनों के लिए बेरोजगारी दर कितनी है 3.1%, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.4 और शहरी क्षेत्र के लिए 4.8%। तो इस फैक्ट को भी आप दिमाग में सेट कर लें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है वो देखा जाए वो टोटल कितना है तो 3.1%। लेकिन वहीं अगर मेल और फीमेल की बात करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों के लिए 3.1% रही है। लेकिन देखा जाए ग्रामीण के लिए देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.4% और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी कितना है 4.8%। तो यहाँ से जो आपको है टोटल 6 डेटा जो है जो आपको मेमोराइज करना है।
एक तो हो गया कि LFPR कितना है 59.3%, मेल के लिए कितना, फीमेल के लिए कितना, ठीक है। फिर WPR दैट मीन्स वर्कर पॉपुलेशन रिपोर्ट, श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है, तो मेल के लिए 76.6 और फीमेल के लिए 38.8। और नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 3.1% है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए सेम। चलिए आगे चलते हैं कि श्रम बल में शामिल न होने का मुख्य कारण क्या है। कि पुरुषों में 69.8% ने अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा व्यक्त की और महिलाओं ने 44.4% ने बाल देखभाल या घरेलू व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को मुख्य कारण बताया। इस श्रम बल में शामिल न होने का मुख्य कारण पुरुषों की ओर से क्या आया कि लगभग 70% जो है अपनी पढ़ाई जारी रखने के कारण वे काम में मतलब श्रम बल में सहभागिता नहीं दे पाए। वहीं महिलाएं देखा जाए तो लगभग 44.4% ने कहा कि घरेलू देखभाल के कारण वो ये श्रम बल में अपनी भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं। युवा बेरोजगार की बात करते हैं। युवा बेरोजगारी लगभग 15 से 29 वर्ष के बीच के बेरोजगार को युवा बेरोजगार कहा जाता है। इसमें देखा जाए तो बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई, जहाँ 2024 के 10.3% था, वहीं 2025 में 9.9% हो गई। तो ये फैक्ट भी आप वार नोट से तैयार करेंगे कि बेरोजगारी दर 2025 में कितनी है, तो 9.9%, जहाँ 2024 में कितना थी 10.3%। इसका मतलब बेरोजगारी घटी है, युवा लोगों की बेरोजगारी क्या है, घटी है। युवा बेरोजगारी जो है वो क्या है, वो घटी है 2024 में 10.3% थी, लेकिन 2025 में 9.9% हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं अवैतनिक कार्य अंतराल। शहरी जनसंख्या में स्वरोजगार में लगे पुरुष अपनी महिला समकक्षों की तुलना में प्रति सप्ताह लगभग 17.5 घंटे अधिक कार्य करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए यह अंतराल 12.3 घंटे प्रति सप्ताह है। यानी कि यहाँ पर जो डेटा याद रखना है हम लोग को कि शहरी क्षेत्रों में जो स्वरोजगार में लगे पुरुष हैं वो अपनी महिला समकक्ष की तुलना में देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में जो पुरुष हैं वो महिला की तुलना में प्रति सप्ताह लगभग 17.5 घंटे अधिक कार्य करते हैं। लेकिन यही अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो यह अंतराल लगभग 12.3 घंटे प्रति सप्ताह हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में देखा जाए, शहरी क्षेत्रों में अंतराल कितना है, शहरी क्षेत्रों में एक गैप कितना है, 17.5 आवर का क्या है गैप है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो 12.3 आवर का गैप है। किसके बीच, पुरुष और महिला के बीच, दैट मीन्स पुरुष और महिला के बीच। नियमित मजदूरी या वेतनभोगी रोजगार और आकस्मिक श्रम में पुरुष महिलाओं की तुलना में देखा जाए तो क्रमशः लगभग 7.9 घंटे और 6.9 घंटे प्रति सप्ताह अधिक कार्य करते हैं। वो तो अवैतनिक कार्य को लेकर था, लेकिन अगर नियमित जो लगातार काम कर रहे हैं, जो नियमित मजदूरी उन लोगों को मिल रही है, उनमें अगर देखा जाए तो पुरुष महिलाओं की तुलना में यानी कि यहाँ पर गैप कितना है 7.9 आवर और 6.9 आवर अधिक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि अवैतनिक मतलब जो सैलरी नहीं है, जो सैलरीड पर्सन नहीं है, जो सैलरीड नहीं है और जो सैलरीड पर्सन है, तो जो सैलरीड नहीं है उनमें देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो गैप है, उसी प्रकार यहाँ भी देख लेंगे हम लोग। तो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो गैप है, गैप किसका, मेल एंड फीमेल के बीच जो गैप है वो शहरी क्षेत्र में कितना है 17.5 आवर। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो यह गैप कितना है 12.3 आवर पर वीक। उसी तरह अगर सैलरीड पर्सन मतलब जो नियमित मजदूरी पा रहे हैं या वेतनभोगी हैं रोजगार और आकस्मिक श्रम में, इन दोनों में देखा जाए तो सैलरीड पर्सन में देखा जाए यह गैप जो है पुरुष महिलाओं की तुलना में लगभग 7.9 आवर। सैलरीड में देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि सैलरीड में जो सैलरी वाले पर्सन है इसमें यह गैप कितना है तो 7.9 आवर। और जो आकस्मिक श्रम है
इसमें गैप कितना है आपका, तो 6.9 आवर जो है लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि इस रोजगार की संरचना के बारे में देखते हैं। रोजगार की स्थिति में के अनुसार श्रमिकों के प्रतिशत विवरण 2025 में मामूली बदलाव दिखा है। स्वरोजगार की हिस्सेदारी 2024 के इतना परसेंट से घटकर 2025 में 56.2% हो गई है। यानी स्वरोजगार में देखा जाए तो कमी देखने को मिली है, स्वरोजगार में कमी देखने को मिली है। कितना, तो 56.2%। नियमित मजदूरी या वेतनभोगी रोजगार की हिस्सेदारी 22.4% से बढ़कर 23.6% हुई है। यानी कि नियमित मजदूरी में देखा जाए तो ग्रोथ हुई है। स्वरोजगार में कमी देखने को मिली है, वहीं पर नियमित मजदूरी या वेतनभोगी रोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। और आकस्मिक श्रम में लगे श्रमिकों की हिस्सेदारी कुल रोजगार के लगभग 5वां हिस्से पर स्थिर रही है। मतलब ये कांस्टेंट रहा है, ये कांस्टेंट रहा है। तो स्वरोजगार में वृद्धि हुई है, नियमित मजदूरी के बेसिस पर क्या हुआ है, स्वरोजगार में कमी देखने को मिली है, नियमित मजदूरी में वृद्धि देखने को मिली है। और आकस्मिक श्रम में जो मजदूर लगे हुए हैं वो स्थिर बना हुआ है। अब क्षेत्रवार हम लोग क्या करते हैं, योगदान देखते हैं। रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, कृषि है। हालांकि 2024 के 44.8% से घटकर 2025 में 43% रह गई। यद्यपि ये डेटा कम हुआ है, यद्यपि कृषि की हिस्सेदारी 2024 की तुलना में कमी है। कितनी कमी है, 2024 में जहाँ 44.8% थी, वहीं 2025 में घटकर 43% रह गई। लेकिन फिर भी अभी भी यह रोजगार देने में कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ है। निर्माण क्षेत्र में देखा जाए गिरावट देखने को मिली है, विनिर्माण क्षेत्र में भी देखा जाए सुधार हुआ है, और अन्य सेवाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि यहाँ ये पॉइंट देखा जा सकता है कि निर्माण क्षेत्र में गिरावट हुई है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हुआ है, इसमें सुधार हुआ है। और अन्य सेवाओं में भी क्या हुआ है, सुधार देखने को मिला है। आय में सुधार, नियमित मजदूरी या वेतनभोगी रोजगार में पुरुषों की औसत आय में इतना परसेंट की वृद्धि हुई है। जो नियमित मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके रोजगार में पुरुषों की जो औसत आय है उनमें 5.8% की वृद्धि हुई है। और महिलाओं के लिए जबकि यह वृद्धि कितना है, 7.2% है। मतलब देखा जाए तो जो नियमित वेतनभोगी हैं उनके रोजगार में, नियमित वेतनभोगी में जो लगे हुए लोग हैं, जिनका वेतन नियमित मिलता है, उनमें पुरुषों की औसत आय में 5.8% की वृद्धि हुई है, जबकि महिलाओं के लिए वृद्धि 7.2% रही है। अब शिक्षा की बात करते हैं हम लोग। औपचारिक शिक्षा के औसत वर्ष देखा जाए तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष, पुरुष 10.2 वर्ष और महिला 9.9 वर्ष। अब 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 9.8 वर्ष, ये शिक्षा के औसत वर्ष हैं। निम्नतम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में 67.8%। औपचारिक व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में 4.2% तथा 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में 5%। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रोजगार शिक्षा प्रशिक्षण में शामिल न होने वाले व्यक्ति समान स्थिति में 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लिए यह दर 24.9% और 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 21.0% है। अब PLFS के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये जो है PLFS कब आया था, तो 2017 में आया था। इसका संचालन कौन करता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट कि इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी PLFS, और किसके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया गया था। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है यह देश में श्रम बल, जनसंख्या की क्रियाकलापों में भागीदारी और रोजगार एवं बेरोजगारी की संरचना पर आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत है। अब इसमें संशोधित क्या किया गया कि जनवरी 2025 में इसकी कार्यप्रणाली में बदलाव किया गया है। जैसे PLFS की सर्वेक्षण अवधि को जुलाई से जून, जो कि एक कृषि वर्ष माना जाता है, से बदलकर जनवरी से दिसंबर तक, जो कि कैलेंडर वर्ष माना जाता है, कर दिया गया और प्रतिदश अभिकल्पना में परिवर्तन किया गया। यानी कि यह रिपोर्ट पहले यह रिपोर्ट जुलाई से
जून तक निकाली जाती थी, लेकिन अब इसको बदल कर क्या कर दिया गया है, जो एक कैलेंडर वर्ष होता है यानी कि जनवरी से दिसंबर तक के डेटा को क्या करती है, जारी करती है। तो यहाँ से 3 पॉइंट, एक पीएलएफएस कब से प्रकाशित हो रही है, तो 2017 से। इसका संचालन कौन करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। और इसका महत्व तो हम लोग देख ही लिए कि देश में जो भी श्रम बल जनसंख्या कि इनका क्या क्रियाकलाप है, उनके क्रियाकलाप में जो भागीदारी है, रोजगार एवं बेरोजगारी की संरचना, इन सब के आंकड़ों की प्राथमिकता देता है। और इसका संशोधित किया गया 2025 में कि जो पहले रिपोर्ट जुलाई से जून तक प्रकाशित होती थी, दैट मीन्स इसका फाइनेंशियल ईयर, इसका एक वित्तीय वर्ष क्या था, जो कृषि वर्ष था ना, उसी जुलाई से जून तक के लिए प्रकाशित की जाती थी। लेकिन अब इसको बदलकर जनवरी से दिसंबर, जो कि कैलेंडर वर्ष होता है, उसके अधीन कर दिया गया है। अतः पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2025 कैलेंडर वर्ष जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 को सर्वेक्षण अवधि के रूप में आधार बनाने वाली पहली व्यापक रिपोर्ट है। जो कैलेंडर, हालांकि देखा जाए तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2025 यह जो है वह कैलेंडर वर्ष को सर्वेक्षण अवधि के रूप में आधार बनाने वाली पहली व्यापक रिपोर्ट है। नहीं, जितने भी अभी सर्वेक्षण, जितने भी रिपोर्ट आए हैं देखा जाए तो उसमें ये जनवरी से दिसंबर 2025 को आधार बनाया गया है, मतलब इस बीच के डेटा को ये प्रकाशित करेगा। संशोधन का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक आधार पर रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना, पीएलएफएस के त्रैमासिक परिमाणों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करना, सीडब्ल्यूएस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शामिल करने वाले त्रैमासिक अनुमान प्रस्तुत करना, वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति और सीडब्ल्यूएस दोनों में महत्वपूर्ण संकेतकों का अनुमान लगाना। अब ये कुछ निष्कर्ष हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या किए, इसका 4 से 5 टॉपिक हम लोग क्या किए, कवर किए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग यहाँ, और इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कल अपलोड कर देंगे। और सेकेंड पार्ट में क्या क्या होगा मैं उसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखें, फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट था कि कृषि में भारत की सुदृढ़ उत्पादन प्रणालियाँ, ये देख लिए हम लोग। पीएलआई स्कीम देख लिए और पीएलएफएस के वार्षिक रिपोर्ट को हम लोग देख लिए। अब जो सुर्खियों में जो रही हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, उसको मैं कल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और जो डेटा फैक्ट है उसको एक पेपर पर लिख कर उसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये डेटा अक्सर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। चलिए, धन्यवाद।